इस सत्य हिंदी के खास प्रोग्राम में हम सीधे जनता आपसे संवाद करते हैं और विशेषज्ञों से आपको आपके सवालों का जवाब दिलवाते हैं। आज मुद्दे पे आने से पहले एक मुद्दे की बात ये बता दूं आपको बता दूं कि अगर आप सवाल पूछना चाहते हैं तो आपके स्क्रीन के नीचे दो ऑप्शन एक ऑप्शन आ रहा है Q&A का, यानी सवाल और जवाब, क्वेश्चन एंड आंसर। आप अपने उसमें सवाल लिखेंगे और मैं आपके सवाल आपके विशेषज्ञ के पास पहुंचा दूंगा, वो जवाब देंगे। हाँ, याद रहे कि जब सवाल लिखें तब उसके साथ ये नाम जरूर लिख दें कि किससे वो सवाल है, जिससे मैं उन्हीं डॉक्टर्स के पास जा सकूं। अब आगे बढ़ता हूं कि अगर एक राउंड के बाद जब मैं सवाल ले लूंगा, उसके बाद मैं अलाउड टू टॉक करूंगा, यानी कि आपकी आवाज खोलूंगा। आप अपने जिस डॉक्टर से सवाल पूछना चाहते हैं उससे सीधे सवाल पूछ सकते हैं, अपनी आवाज में सीधे बात कर सकते हैं। और उसके लिए आपके लिए नीचे एक ऑप्शन होगा हैंड रेस का। आप हैंड रेस करेंगे, मुझे यहाँ पर दिखाई देगा और मैं आपको अलाउ कर दूंगा। अब मुद्दे की बात पे आते हैं, और मुद्दे की बात यह है कि आज का जो टॉपिक है वो कोरोना को लेकर है, जिससे दुनिया में जो फैला हुआ है और भारत में उसकी जो स्थिति है वो और भयावह हो रही है। हर रोज 30,000 से ज्यादा मामले आ रहे हैं। अब तो आज 38,000 के करीब मामले आए हैं, और उसका आगे कितना खतरनाक है देश के लिए, क्या कमी रही, क्या आगे हो सकता है और किस हिसाब की हमारे देश में अभी परिस्थितियां हैं, उसको लेकर आपके सवालों पर जवाब देंगे। हमारे साथ जो डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं और हमारे जो आज के मॉडरेटर हैं शैलेश सर, उन सबसे मैं आपको इंट्रोड्यूस करा देता हूं। अभी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो है डॉक्टर अशोक सिंह। वो फाउंडर एंड डायरेक्टर हैं डॉक्टर सिंह सिटी हॉस्पिटल के, जो कि नवी मुंबई में है। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार। दूसरे डॉक्टर जो जुड़े हुए हैं डॉक्टर NN राय, जो कि पटना से हैं और ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, IORFS में कार्यरत हैं। सर, स्वागत है आपका डॉक्टर राय। नमस्कार। और तीसरे डॉक्टर हैं डॉक्टर राजीव राजपूत, जो कि नई दिल्ली से हैं और इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञ हैं। एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। सर, स्वागत है आपका राजीव राजपूत सर। और एक और मेहमान हमारे साथ अभी जुड़ेंगी, जो कि है डॉक्टर रेणु मैम। उनसे हम अभी हमारा कनेक्शन नहीं हो पा रहा है, ज्वाइन करेंगी तो उनसे भी आप सवाल पूछ सकते हैं। और वो यूके में NHS यानी कि नेशनल हेल्थ सर्विस के अंतर्गत काम करती हैं, कंसल्टेंट पीडियाट्रिक्स यानी कि बाल रोग विशेषज्ञ हैं। सर, स्वागत है आप सभी का। और शैलेश सर, यहाँ से मैं जो कमान है वो आपको सौंपता हूँ। सर, आगे बढ़ाइए प्रोग्राम। नमस्कार। कोरोना संकट के इस दौर में हम 3 मशहूर डॉक्टरों के साथ इस समय बैठे हुए हैं। मैं सभी डॉक्टरों का स्वागत करता हूं, और लोगों के मन में जो चिंताएं हैं, जो लोग बार बार ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार कोरोना से वो कितने सुरक्षित हैं। एक तरह से हम अगर देखें तो हर आदमी के भीतर एक भय है, डर है। वो ये सोच रहा है कि न जाने क्या होने वाला। हर आदमी के मन में 3-4 सवाल है, और मैं जो सवाल हमें मिले हैं लोगों से, उन सवालों को एक बार आपके सामने रख देता हूं। लोगों के मन में ये सवाल है कि कोरोना संक्रमण का इससे भी बड़ा दौर आने वाला है क्या? जैसा कि कुछ इंस्टीट्यूट कह रहे हैं कि एक बड़ा दौर। दूसरा सवाल लोगों के मन में ये आ रहा है कि कोरोना के इलाज में कितनी प्रगति हुई है, क्या अब गंभीर लोगों के जीवन को बचाना संभव हो पाया है, या आज भी वो भगवान भरोसे है। तीसरा सवाल ये है कि अगर कोई आदमी एक बार कोरोना से संक्रमित हो चुका है तो क्या वो दूसरी बार भी कोरोना से संक्रमित हो सकता है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, लोगों के मन में घूम रहा है। और इसके साथ साथ चौथा सवाल ये है कि ये जो कोरोना के वैक्सीन की बात हो रही है वो कब तक आएगा, आने की उम्मीद भी है कि नहीं है। अभी तो 2-3 विशेषज्ञों ने कह दिया कि कोरोना का दौर खत्म हो जाएगा, तब तक भी वैक्सीन नहीं आएगा। अब हम विशेषज्ञों से ही पूछ लेंगे कि वैक्सीन कितना जल्दी, कब तक आने की उम्मीद है। और समस्या लोगों के सामने है, और वो समस्या ये है कि ये बताया जा रहा है कि जिसको हम सबसे महत्वपूर्ण मानते थे, यानी बुखार होना, किसी व्यक्ति को बुखार आ जाए तो हम ये समझते थे कि कोरोना की शुरुआत हो सकती है। अब ये कहा जा रहा है कि सिर्फ 20% लोगों में बुखार होता है, बाकी लोगों में बुखार होता ही नहीं है। अब वो जो हर ऑफिस के में या मार्केट में या दुकान के सामने वो एक जो टेम्परेचर के लिए लेकर बैठे हुए हैं, उनका तो कोई मतलब ही नहीं हो जाता। अगर 20% लोगों में ही बुखार के लक्षण है, यानी 80% में कुछ नहीं है।
तो ये 4-5 सवाल हैं जिन पर हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन सिर्फ यही सवाल नहीं है, इन सवालों के बीच कई सवाल हैं। और अब मैं सबसे पहले डॉक्टर अशोक सिंह के सामने एक सवाल रखता हूं। डॉक्टर सिंह, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में आपका। और डॉक्टर अशोक सिंह के लिए सवाल है, यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल साउथहैम्पटन, ये एनएचएस ट्रस्ट जो उनका है, उसका डॉक्टर रेणु जैनर आ गई हैं, आपका भी स्वागत है, नमस्कार। तो वो सारे के सारे जो शोध, उनका एक रिसर्च किया उन्होंने, उसके हिसाब से वो कह रहे हैं कि भाई असली दौर तो दिसंबर जनवरी में आएगा और अभी तो कुछ भी नहीं आया है। तो डॉक्टर अशोक सिंह जरा बताइए कि भारत में भी इस तरह के दौर की कोई उम्मीद है या आशंका है, या अब हो रहा है वो डाउन होता जाएगा? देखिए, ये जो आपने सवाल किया कि दिसंबर महीने में बहुत सीरियस दौर आएगा, उसमें हम एक चीज बता दें कि जो दिसंबर जनवरी का महीना होता है वो इस वायरस के लिए बहुत ही फेवरेबल कंडीशन होता है। फेवरेबल के मतलब इसमें वो ज्यादा देर जिंदा रहता है, उसकी एक्टिविटी ज्यादा रहती है। उसका रीजन है उसके पीछे कि वायरस कोल्ड एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में काफी देर तक सरवाइव करता है। दूसरा, विंटर सीजन में जो सन की अल्ट्रावायलेट है वो अपने यहाँ कम आती है, तो अल्ट्रावायलेट कम आती है, इससे भी वायरस सर्वाइवल बढ़ जाता है। और दूसरा जो रीजन है कि विंटर सीजन में ज्यादा लोग इंडोर रहते हैं, ज्यादा लोग घर में रहते हैं, तो क्राउडिंग होने का चांस बढ़ जाता है। तो इस फैक्टर से जो बीमार होंगे उसमें प्रॉब्लम थोड़ा सीरियस हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नंबर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। एक चीज आप ध्यान रखिए कि जहाँ पे नंबर ऑलरेडी बढ़े हुए हैं, जैसे मुंबई में काफी नंबर बढ़ा था, अब धीरे कम हो रहा है, दिल्ली का भी ग्राफ धीरे कम हो रहा है, इन जगहों पे केसेस बहुत बढ़ जाएंगे ऐसा नहीं है, लेकिन उस सीजन में जो लोग अफेक्ट होंगे उनको प्रॉब्लम सीरियस होने का चांस ज्यादा है। जैसे सिंपल हम बता दें, जैसे मलेरिया होता है, मलेरिया रेनी सीजन में बहुत सीरियस हो जाता है, वही मच्छर गर्मी में काटता है, सीरियस नहीं होता है। सेम लाइन पर इसको समझिए कि नंबर बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेंगे, लेकिन वायरस का सर्वाइवल वेरुलेंस जो है विंटर सीजन बहुत फेवरेबल होता है। मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी, अल्ट्रावायलेट ये सब कम हो जाती है, अल्ट्रावायलेट कम हो जाती है, मॉइस्चर ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, और लोग ज्यादा इंडोर रहते हैं, इसलिए इन्फेक्शन जो होगा जिसको होगा उसको थोड़ा सीरियस हो सकता है, लेकिन ये मत समझिए कि बहुत भयंकर हो जाएगा, सब लोग ग्रस्त हो जाएंगे, ऐसा नहीं। बहुत अच्छी बात की आपने डॉक्टर साहब। और अब हमारे साथ डॉक्टर रेणु जैनर जुड़ गई हैं, ब्रिटेन से जुड़ी हैं, और हम अभी बात कर रहे थे एनएचएस की, एनएचएस से आप जुड़ी हुई हैं। तो मेरा सवाल सीधे आपसे है इस वक्त कि ये जो यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल ऑफ साउथहैम्पटन एनएचएस ट्रस्ट, इनकी एक रिपोर्ट जो है वो भारत में छपी है, और इसमें ये कह रहे हैं कि भयानक दौर आने वाला है दिसंबर जनवरी के बीच। और हम लोग अभी डॉक्टर अशोक सिंह की बात कर रहे थे कि उसका भारत पर क्या इम्पैक्ट होगा। उसमें उन्होंने जो आंकड़े दिए हैं उसके हिसाब से ब्रिटेन में तो बड़ी तबाही की बात कर रहे हैं। और एक मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी के शोध में भी बताया गया है, उन्होंने तो भारत के बारे में कह दिया कि कोई 2.25 लाख पेशेंट रोज आ जाएंगे। अभी देखिए 30,000 के करीब रोज आ रहे हैं, और कुछ बड़े महानगरों को छोड़ दें तो बहुत संभालना मुश्किल है। देखिए, ये तो ये जो संस्थान है कितने विश्वसनीय है और कितना हम इनकी शोध पर भरोसा कर सकते हैं? जी देखिए, ये जो 5 दिन पहले निकला था प्रोफेसर हॉलगेट का ये पेपर था, और उसमें जो उन्होंने मॉडलिंग करी है उसमें उन्होंने ये कहा है कि देयर इज अ हाई चांस, जो हम आर वैल्यू से हम लोग मॉनिटर करते हैं कम्युनिटी ट्रांसमिशन को, और कम्युनिटी ट्रांसमिशन हम लोग एम करते हैं कि उसको 1 से नीचे रखें। जो एक्सपेक्टेड है विंटर में वो 1.7 एक्सपेक्टेड है, जैसे डॉक्टर अशोक सिंह ने कहा, बिकॉज द मेन रीजन विल बी वी आर इन अ कोल्ड कंट्री, वी आर स्टेइंग इनडोर्स, so that is one of the major reasons, and there is no doubt a second wave expected. And in fact recently Boris Johnson जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा we have to be prepared for the worst now, and for that we have to make preparations for NHS, which already during the winter the pressure on medical health facilities throughout the world is much higher, because if you think of जो ये बुजुर्ग लोग हैं जो कोमॉर्बिड कंडीशंस जिन्हें हैं, उनका एडमिशन रेट हाई होता है। 4 महीने जो होते हैं विंटर्स के, हर जगह हेल्थ सर्विसेज के लिए सबसे क्रूशियल होते हैं, और बिकॉज कोविड-19 का हायर रिस्क है,
और ऐसा नहीं, आई एग्री कि इट इज नॉट कि दुनिया खत्म नहीं होगी, बट जो हमारे यूके में एक्सपेक्टेड, वी ऑलरेडी हैड अबाउट 45,000 डेथ्स हो चुकी हैं हमारे, और हम लोगों को जो एक्सपेक्टेड वो कह रहे हैं कि अगर हमने नई फैसिलिटीज प्रोवाइड करी, कम्युनिटी ट्रांसमिशन को 1.7 से 1 से नीचे नहीं रखा, तो हम लोग 1,19,000 तक वो लोग रिस्क कह रहे हैं कि देयर कुड बी अ रिस्क कि इतनी डेथ्स हो सकती हैं। पर हम ये प्रिडिक्टेड है, बट अगर हम आज से स्टार्ट करें कम्युनिटी ट्रांसमिशन रोकना, मेडिकल हेल्थ फैसिलिटीज को हम अरेंज करें, तो ये बहुत मिनिमाइज कर देंगे। सो दैट इज व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग इज फ्रॉम दैट पेपर। और नेशनल हेल्थ सर्विस में पिछले 20 साल से काम कर रही हूँ। ये हमारा गवर्नमेंट फंडेड हेल्थ सर्विस है यूके में, जो कि एग्जेम्पलरी है। 70 साल से इट इज स्टिल स्टैंडिंग टॉल एज द 3rd बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड, एंड आई थिंक इट इज वी आर प्राउड ऑफ इट। और अभी हम लोगों को बहुत मुश्किल वक्त था पिछले 2 महीने 3 महीने समझिए, पर अब ये कि हम लोग उससे निकल आए हैं। हमारा जो लोकल यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल है उसमें आज की डेट में एक भी कोरोना वायरस का पेशेंट एडमिटेड नहीं है, बट ये चीज मूव करती रहती है। जैसे इंडिया इतना बड़ा कंट्री है, हमें एक, जैसे मुंबई में डॉक्टर अशोक सिंह प्रैक्टिस कर रहे हैं, डॉक्टर राजीव राजपूत दिल्ली में कर रहे हैं, पर ये मूव करेगा। जैसे अभी बिहार बंगाल साइड ज्यादा स्प्रेड होगा, तो बिकॉज यूएस के जैसे मॉडल समझिए इंडिया को, यूके से हम नहीं इसको कंपेयर कर सकते। आई होप आपके क्वेश्चन का आंसर मैंने दे दिया। जाहिर सी बात है कि हाँ, मैं बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने, बहुत उम्मीद जगाई है आपने। और डॉक्टर राजपूत, अगर ये दिखाया रहा है कि भारत में अभी इसका विस्तार होगा, तो आपको लगता है कि जो हेल्थ सर्विसेज भारत में इस वक्त है, खासतौर पर दिल्ली में, मुंबई में, और यहाँ दिल्ली में है, आप दिल्ली के बहुत ही मशहूर हॉस्पिटल जो अपोलो हॉस्पिटल है उसमें कार्डियोलॉजी के विशेषज्ञ हैं आप, और बहुत करीब से आप देख रहे हैं उन रोगियों को, क्या आपको लगता है कि हम दिसंबर जनवरी के लिए भारत जो है, अगर एक बड़ा वेव आ गया, क्योंकि ठंड तो यहाँ भी होती है, और ठंड और फ्लू का और ठंड और वायरल बुखार का बड़ा करीबी संबंध है, अगर ये दौर आया तो क्या हम उसके लिए तैयार हैं? अगर हॉस्पिटल्स को ले लें या बाकी सर्विसेज को ले लें, तो कितनी तैयारी है हमारी, हम कितना बच सकते हैं? शैलेश जी, 2-3 चीजें मैं कहना चाहूंगा। देखिए, ये वायरस पेंडेमिक एक प्रेडिक्टेबल तरीके से फैल रहा है। शुरुआत हुई मुंबई दिल्ली से, वहां पर नंबर बढ़े, अब वहां पे नंबर कम हो रहे हैं, और धीरे धीरे ये पूरे देश में फैलेगा। आप ये समझिए कि मुंबई दिल्ली में कम हो रहे हैं, कंट्री में बढ़ रहे हैं। दैट मीन्स कि जो और कई जो और 200, 300, 400 शहर हैं हमारे, वहां पे नंबर डिटेक्ट हो रहे हैं। तो अगर आप इमेजिन करें कि एक बड़े जिले में 200-400 या 1-2 हजार केस हैं, तो उनको मैनेज करना आसान होगा, बजाय इसके कि दिल्ली में 1,20,000 केस हैं। मैं वायरल एपिडेमियोलॉजिकल एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन जो पैटर्न इस बीमारी का रहा है, पैटर्न सजेस्ट कि धीरे धीरे ये बीमारी कम हो जाएगी, और कुछ शहरों में नंबर बढ़ेंगे, बट मेरा अंदाजा ये है कि दिसंबर तक नंबर कम हो जाएंगे। दूसरी चीज जो बहुत लोग कह रहे हैं कि इसको वेस्टर्न से और यूरोप और अमेरिका के फ्लू से कंपेयर करें, तो देखिए अमेरिका में तो हर साल ही 50 से 60 हजार लोग सिंपल फ्लू से, इन्फ्लुएंजा से मरते हैं। हमारे यहाँ उतनी मॉर्टेलिटी हर साल नहीं होती। तो ये बहुत टेंटेटिव है और बहुत प्रिजम्पटिव है कि हमारे यहाँ विंटर में ये कोई बहुत भयानक बीमारी होगा। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे सारे शहर का ट्रेंड रहा है, आप इंदौर ले लीजिए, सूरत ले लीजिए, दिल्ली ले लीजिए, मुंबई ले लीजिए, ये सब जगह धीरे धीरे कम हो जाएगा इससे। और तब तक क्या होगा कि हम लोग तैयार भी हो जाएंगे। मैं अपने हॉस्पिटल का बताता हूं, जब अप्रैल में हम लोग केस मैनेज करते थे, अप्रैल की बिगिनिंग में किसी कोरोना पेशेंट को, और जो हम आज मैनेज कर रहे हैं वो बहुत अलग है। उसमें सर्वाइवल के चांस कम है, हेल्थ केयर वर्कर को इन्फेक्शन के चांस कम है। और अब देखिए दिल्ली का सबसे सफल मॉडल क्या है, होम क्वारंटीन। अगर माइल्डली सिम्टोमेटिक केसेस हैं तो उनको अस्पताल आना ही नहीं है। तो ये भी एक नया कॉन्सेप्ट है। तो इन शॉर्ट दिसंबर तक ये कम हो जाएगा। हम लोग इसको टैकल करने के और अच्छे और कारगर तरीके ढूंढ लेंगे,
और हमें तो लगता है कि ये इस साल के आखिर तक खत्म हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण बात की है आपने कि इस साल के आखिर तक खत्म हो जाएगा। जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, रिसर्च आ रहे हैं, वो बड़े डरा रहे थे लोग और तरह तरह के सवाल उठा रहे थे। हमारे साथ डॉक्टर एन राय जुड़े हुए हैं पटना से। डॉक्टर राय, ये कहा जा रहा है कि अगला पीक जो आएगा वो बिहार में और बंगाल में आएगा, दिखाई भी दे रहा है। केस बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, दिल्ली, मुंबई और महाराष्ट्र वगैरह, जो गुजरात, यहाँ डिक्लाइन दिख रहा है, और बिहार में और कोलकाता में और बंगाल में बढ़ता हुआ दिख रहा है। पहले से ही यह आशंका व्यक्त की जाती रही है कि बिहार में जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत बेहतर नहीं है। तो अब इतने पेशेंट आएंगे, तो मैं पहला सवाल तो आपसे यही करूंगा कि क्या बिहार जो है उनको उनकी देख रेख के लिए तैयार है? बिहार में आपने शुरू में देखा होगा कि मार्च अप्रैल में लैडर पर सबसे नीचे चलता था, यहाँ 10 मरीज आ रहे हैं, मुश्किल से महीने में 100 मरीज की गिनती होती थी। उसका वजह ये था, यहाँ 2 वेव्स आए। एक कुछ पहला वेव आया जो दिल्ली के एक क्वार्टर से निकला, दूसरा वेव आया जब मजदूर पलायन करने लगे अपने वर्क प्लेस। तो बिहार और उत्तर प्रदेश में ज्यादा लोग बाहर काम करने गए, प्रवासी मजदूर जो बोलते हैं, तो वो सेकेंड वेव वो शुरू हुआ है। बिहार में संख्या उस समय भी कम नहीं थी, टेस्टिंग कम होता। अब आप 10 टेस्ट करते हैं और उसमें एक पॉजिटिव या नहीं मिलता है, तो इसका मतलब नहीं है कि आपकी संख्या कम है। अब बिहार में केसेस टेस्टिंग की संख्या बढ़ रही है, तो मरीज अलार्मिंग वे में बढ़ रहे हैं। अब तो लगता है कि पॉजिटिविटी यहाँ पर 70 से 80% आ रही है कि 10 टेस्ट होता है तो 8 पॉजिटिव निकलते हैं। नौबत तो एक अस्पताल में यहाँ तक देखा गया कि वहाँ 60 बेड पर डे के लिए आता है, वहाँ 4000 लोग लाइन में खड़े रहते हैं टेस्टिंग के लिए। आधा पार्टी में हमारा करो हमारा करो, और टेस्ट में ज्यादा लोग पॉजिटिव आते हैं। दूसरी बात, बिहार में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है आपको मालूम है, हमको उसको बताना नहीं है, शुरू से ही थोड़ी कमजोर व्यवस्था है और उसको केवल पेपर पर सुधारा गया। हम ये कर देंगे वो कर देंगे, हुआ कुछ नहीं। आज स्थिति ये है कि पटना में मात्र 2 अस्पताल है जहां पर कोविड के मरीजों को रखा जा रहा है। एक NMCH है और एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है, और पटना जो है। और उस एम्स में आपका क्राइटेरिया ही हो गया है कि आप पहले कोविड पॉजिटिव होइएगा तभी आपको एंट्री मिलेगी, और जो कोविड पॉजिटिव है बेड्स आर लिमिटेड, कम संख्या में है, अब लोग जाएंगे कहाँ? तो थोड़ी सी अफरा तफरी बिहार में हो रही है। जहां तक ये पीक की बात है, तो हमारे समझ से पीक आ चुका है। हम लोग बेकार दिसंबर का इंतजार कर रहे हैं। पीक अभी पूरे स्तर पर, सब मोहल्लों में, सब गांव में लोग अफेक्टेड होने लगे हैं। और हालत तो ये है कि अगर इस तरह से ये बढ़ता रहा तो अगले महीना में क्या होगा हमको सोच कर डर लगता। तो पीक आ चुका है, पीक आने का। अच्छा, पहली बात। दूसरी बात, लोग बोल रहे थे कि गर्मी आ रही है, गर्मी में वायरस मर जाएगा, अल्ट्रा वायलेट इतना सन से आएगा कि सब वायरस मर जाएंगे। सब पूरी बकवास बात हुई। गर्मी में भी उतना ही बढ़ा जितना वो मार्च में बढ़ा था। अंतर ये था कि पहले हम लोग उसको इग्नोर करते रहे, टेस्ट नहीं कराए, बोले कि हम बहुत अच्छे हैं। टेस्ट होने लगा तब पता चल रहा है कि हम लोग किस पानी में। तो स्थिति तो भयावह है हमारे यहाँ। अब किसी को इसमें दोष क्या देना और किसी को क्या कहना, पर लोग जो है यहाँ पर बहुत भय से आक्रांत हैं। और जिसके घर में अब स्थिति तो ये है कि सारे प्राइवेट हॉस्पिटल मोटा मोटी अपना दरवाजा बंद कर रहे हैं, और बुखार के नाम पर लोग भाग खड़ा हो रहे हैं, क्योंकि सब हॉस्पिटल में 50% से ज्यादा स्टाफ पॉजिटिव निकल रहे हैं। तो एक दिन में तो पॉजिटिव नहीं हुआ होगा, वो पिछले महीनों से पॉजिटिव होता आ रहा है। अच्छा, तीसरी चीज है कि कोई सिम्टम्स नहीं है, वो पॉजिटिव है, वो तो अच्छा स्प्रेडर है। वो टेम्परेचर नाप के लोग घुसा दिया, वो तो अच्छा स्प्रेडर। तो हम लोग इस ट्रैप में, इस वायरस, ये बहरूपिया वायरस है, हम तो यही कहते हैं।
एवरी टाइम इट चेंजेस। इसका म्यूटेशन इतना फ्रिक्वेंट हो रहा है, जो चाइना से चला वो भारत में आते आते 7वीं बार म्यूटेट किया। क्या इसका कोई वैक्सीन निकाल लेगा, जो बात बता रहे थे। और डॉक्टर फॉसी जो थे हैं, जो अमेरिका में अभी जाने माने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिजीजेस ट्रम्प के सलाहकार है, उन्होंने क्या कहा कि वैक्सीन का तभी आता पता नहीं, अगले साल तक आप इसके बारे में सोचिए मत। जब इतना एडवांस सेंटर ऐसी बात बोल रहा है, हम लोग यहाँ 15 अगस्त का डंडा लिए घूम रहे हैं। 15 अगस्त तो हम लोग लॉन्च ऐसी बात है। डॉक्टर राज, मैं फिर आपके पास आऊंगा। आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है। ये बीमारी भारत में अब ऐसे इलाकों में पहुंच रही है जहां हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कमी है, बहुत अच्छा नहीं है, और ये एक बड़ी गंभीर चेतावनी है। डॉक्टर राय, मैं फिर आऊंगा आपके पास। लगभग उन शहरों में थी जैसे बड़े शहर हैं, और बड़े शहरों में जो है वो बीमारी से जो इन्फेक्शन अगर था तो हॉस्पिटल थे। आज अगर दिल्ली की बात मैं करूं तो दिल्ली में दिल्ली की सरकार कह रही है कि उनका 1/4 बेड जो है वो ऑक्युपाइड है, 2/3 बेड जो है वो खाली है, पेशेंट नहीं है। हालांकि दूसरी तरफ से बहुत सारे लोग शिकायत भी करते रहे हैं कि उनको बेड नहीं मिलता, एडमिशन में दिक्कत हो रही है। पर कुल मिलाकर के स्थिति ये है कि कोई 15-16 हजार बेड है और 3 से 4 हजार पेशेंट होते हैं। अब हम बिहार की तरफ बढ़ रहे हैं, कोलकाता की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं डॉक्टर सिंह, अब चूंकि इस बीमारी को रहना है तो मैं सीधे आना चाहूंगा कि इलाज कितनी प्रगति की है हमने इलाज में। अब हमारे पास जो है करीब करीब 6 महीनों का अनुभव है, और 6 महीनों में क्या डॉक्टर्स ने कुछ हद तक ये समझ लिया है कि इस बीमारी का असली इलाज तो नहीं है, फिर भी जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कहते हैं या जिसको कहते हैं कि उससे जुड़े हुए जो दूसरे लक्षण हैं उनका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए, तो कितनी प्रगति हुई है? आप खुद इसके ट्रीटमेंट से जुड़े हुए हैं, इसलिए ये सवाल आपसे। अच्छा सवाल पूछा आपने। देखिए, पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि इस बीमारी के लिए अभी तक कोई एकदम अप्रूव ड्रग नहीं है, न इसके बचाव के लिए न इसके ट्रीटमेंट के लिए। लेकिन इस बीमारी को मैनेज करने के लिए, बीमारी को ट्रीटमेंट करने के लिए अपने पास अप्रूव प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल WHO भी अप्रूव है और अपना ICMR से अप्रूव है। इस प्रोटोकॉल के तहत हम बीमारी को माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर 3 भाग में डिवाइड करते हैं। माइल्ड केसेस को सिंपल पैरास्टामोल या सपोर्टिव ट्रीटमेंट बी कॉम्प्लेक्स जिंक वगैरह देके ठीक करते हैं। जो मॉडरेट केसेस है, मतलब जिसमें सिम्टम के अलावा थोड़ा लंग में निमोनिया डेवलप हुआ, उसको मॉडरेट में रखते हैं। और जब ये सीवियर निमोनिया हो गया, दोनों लंग इन्वॉल्व हो गए और ऑर्गन फंक्शन अफेक्ट होने लगे, तो उसको सीरियस बोलते हैं। अभी जो मॉडरेट केसेस है उसमें अभी स्टेरॉइड का यूज होना चालू हो गया। मतलब जो एक चीज बता दे, ये बीमारी का 2 पार्ट है। जो शुरुआत से डे 1 से डे 5, 6, 7 तक होता है, वायरीमिया कोर्स होता है, ये माइल्ड इलनेस होती है। 7 डेज के बाद जो बीमारी होती है वो मेल एडॉप्टिव इम्यून रिस्पांस बोलते हैं इसको। बॉडी की इम्यूनिटी रॉन्ग डायरेक्शन में जाती है और लंग में निमोनिया डेवलप होता है। ये इम्यूनोलॉजिकल डिजीज है। इसमें स्टेरॉइड बहुत ही इफेक्टिव ड्रग है। और अभी खुशी की बात यह है कि सब लोगों ने अभी मॉडरेट केसेज में स्टेरॉइड देना चालू कर दिया। अभी कल ही हम शायद न्यूज में या पेपर में कहीं भी देखा, हमारे जो रणदीप गुलेरिया साहब हैं, जो अपना एम्स के डायरेक्टर क्या है, उन्होंने भी उनका स्टेटमेंट पढ़ के बहुत खुशी हुई। चलो, उन्होंने भी एक्सेप्ट किया कि इस बीमारी में स्टेरॉइड, ऑक्सीजन एंड ब्लड थिनर, दीज 3 थिंग्स आर लाइफ सेविंग। लाइफ इसी 3 से बचती है। रेमडेसिविर देके, टोसिलिजुमेब देके लाइफ नहीं बचती है। तो अभी जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल हम लोग का मार्च अप्रैल से था और अभी है, उसमें बहुत फर्क पड़ गया। अभी मॉर्टेलिटी बहुत कम हो गई। यही नहीं, इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में। पहले जहाँ 60% थी, अभी 40% हो गई। हमारे यहाँ तो स्टेरॉइड बहुत बिगनिंग से सब लोग यूज कर रहे हैं, इसलिए मॉर्टेलिटी रेट बहुत कम है। और जो पेशेंट, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि पेशेंट को सही टाइम पे पिकअप करना। जैसे ही पेशेंट का लंग इन्वॉल्वमेंट स्टार्ट हुआ, जैसे ही सिम्टम डेवलप हुआ, वो आप पल्स ऑक्सीमीटर से मेजर करिए, एक्सरे कराइए, CT स्कैन कराइए, इमीडिएटली आप उसको स्टेरॉइड चालू करिए। और अगर पेशेंट 5-6 दिन के अंदर है तो एंटीवायरल यूज कर सकते हैं, साथ में ब्लड थिनर यूज करिए, और डेफिनेटली रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। ये पेशेंट अगर शुरू से टैकल करेंगे तो जनरली सीरियस नहीं होंगे। सीरियस होंगे तो बहुत ICU में जाने का नंबर नहीं होगा,
आईसीयू में भी गए तो जल्दी ठीक हो जाएंगे। इस तरीके से कोई ड्रग अप्रूव ना होते हुए भी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल आजकल इतना अच्छा हो गया है कि मॉर्टेलिटी भी बहुत ही कम हो गई है। एकदम नील हो गए ऐसी नहीं है, लेकिन अभी बहुत लोग बचने लगे। बस ये है कि जिसमें कोमॉर्बिडिटी ज्यादा है और ऑर्गन फंक्शन अफेक्टेड है, उसमें थोड़ा सा हाई रिस्क ज्यादा है। नॉर्मल आदमी, जिसके हेल्थी आदमी है, निमोनिया डेवलप ही हो गया, वो बहुत अच्छे से रिकवर कर रहे हैं। आपने डॉक्टर साहब बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट ध्यान दिलाया। ये लोगों के लिए बहुत राहत की बात है कि अब जो गंभीर रोगी है उनके ट्रीटमेंट का भी कोई ना कोई रास्ता निकल गया है। जैसे कि आपने बताया कि स्टेरॉइड के जरिए ट्रीटमेंट हो रहा है, उसके अलावा प्लाज्मा थेरेपी है, ऑक्सीजन थेरेपी कर रहे हैं, यानी ऑक्सीजन में तो पहचानना भी बहुत आसान है। आप घर में रहकर ही जो है बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। जो ऑक्सीमीटर है वो बता देता है कि ऑक्सीजन लेवल क्या है। और आप घर पर भी कुछ समय तक, जब पहले डॉक्टरों से बात हुई तो उन्होंने बताया कि घर पर भी कुछ समय तक वो जो ऑक्सीजन लेवल है उसके लिए थोड़ा इलाज डॉक्टर कर सकते हैं, तब तक जब तक एडमिशन नहीं हो जाता। जैसे पहले कुछ समय था कि हॉस्पिटल नहीं मिल रहे थे। डॉक्टर राजपूत, ये जो बीमारी है इसके बारे में ये कहा जाता है कि जो लोग कोमोर्बिड यानी जिनको कोई और बीमारी है उनके लिए तो बहुत घातक है। आपके सामने क्या ऐसे कुछ पेशेंट आए हैं जिनको कार्डियक प्रॉब्लम हो, कार्डियक आप फील करते हैं तो कार्डियक प्रॉब्लम है उनके सामने, और उसके बाद कोरोना है, वो लोग क्या प्रिकॉशन ले, और अगर उनको ये संक्रमण हो ही जाए तो क्या उनकी जिंदगी भी बचाई जा सकती है? ये बड़ा सवाल है। डॉक्टर राजीव राजपूत। वो म्यूट पर है। अंकुर, क्या डॉक्टर राजीव राजपूत नहीं मिल रहे हैं? चलिए, उसमें वहां कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, फिर ये सवाल को लेंगे। तब तक डॉक्टर रेणु जैन से मैं पूछता हूँ कि ये ब्रिटेन जो है बहुत शोर मचा रहा है कि बस हमने जो है वैक्सीन की एक तरह से खोज कर ही ली है, और अमेरिका शोर मचा रहा है कि दवाइयां मिल गई है। ये रेमडेसिविर और एक दो और दवाइयों के नाम लिए जाते हैं, कितने सक्षम है? क्योंकि डॉक्टर अशोक सिंह ने जो कहा उसके हिसाब से तो जो अगर देखें कि ये जो रेमडेसिविर है और इस तरह की जो और वायरल उस ट्रीटमेंट के लिए जो दवाइयां यूज की जा रही हैं, ऐसा लगता है कि प्रोपेगेंडा ज्यादा है और उसका इफेक्ट जो है उतना ज्यादा नहीं है, खास तौर पे जो गंभीर मरीज। मैं यहाँ पर इसलिए गंभीर मरीजों की बात करना चाहूंगा कि जो गंभीर नहीं है, जो एसिम्प्टोमेटिक है, जिनके माइल्ड सिम्टम है, सच्चाई ये है कि वो डॉक्टरों की देख रेख में बहुत हल्के फुल्के इलाज से ठीक हो जाते हैं। तो जो बाद के 5% खर्चा सिर्फ उनकी बच जाती है। देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है। अभी जो बिकॉज ये बीमारी पिछले 6-7 महीने से ही हमें इसके बारे में पता चला है, बट यूके ने के साथ एडवांटेज ये है कि वो बहुत अच्छा परसेंटेज अपना हेल्थ एंड टेक्नोलॉजी, रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करते हैं। तो उसका एडवांटेज ये है कि रादर देन कि फार्मास्यूटिकल कंपनी लीड कर रही है, उनके अपने फायदे हो रहे हैं, उसकी वजह से नहीं, वो कोशिश करते हैं कि जो भी है ट्रांसपेरेंसी रहे। और बिकॉज 95% गवर्नमेंट फंडेड है हेल्थ सर्विस, तो उनको पर्सनल गेन कुछ नहीं है सच, बट उनका और तो दूसरा ये भी कि सोशलिस्ट अप्रोच है। तो वो ये चाहते हैं कि अगर वैक्सीन हो या कोई ट्रीटमेंट हो, उससे सारी दुनिया बेनिफिट करे। तो मेरे ख्याल से वो बहुत अच्छी अप्रोच है और उसमें अपना पर्सनल गेन इसमें रिलेटिवली कम है। यस, नाम जरूर होगा। आपने ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, इतनी पुरानी यूनिवर्सिटीज हैं, इंपीरियल कॉलेज हमारा टॉर्च बेरर है इन्फेक्शियस डिजीज के लिए। अभी परेशानी इसमें ये होती है कि वैक्सीन जब प्रोड्यूस करते हैं उसके कई ट्रायल्स होते हैं और उसमें बहुत सालों साल लग जाते हैं, और इसके साथ डिसएडवांटेज ये है कि ये म्यूटेट बहुत जल्दी कर रहा है। तो इसलिए इट इज लाइक चेसिंग द टेल। आप कोशिश कर रहे हैं कि इसके लिए वैक्सीन बनाएं और फिर वो फिर म्यूटेट कर जाता है, तो फिर उसकी इफेक्टिवनेस पे अगर
आप मार्केट में कोई चीज ले आए और वो इफेक्टिव नहीं हो, तो वो तो वेस्ट ऑफ मनी, टाइम, एनर्जी सब होगा। तो इसलिए ये कोशिश करें कि जो ऑक्सफोर्ड वाले ट्रायल है उसके रिजल्ट्स प्रॉमिसिंग हैं और उस पर ऑलरेडी बहुत काम पहले किया जा चुका है। पर जिस तरह से ये म्यूटेट हो रहा है, जिस तरह से इसके नंबर्स बढ़ रहे हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड, ये जरूरी नहीं कि हमें वैक्सीन का भी वेट करना पड़े। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स ये जैसे सेल्फ लिमिटिंग बोलते हैं, सेल्फ रिजॉल्विंग, कि अपने आप ही ठीक हो रहा है। और कुछ परसेंटेज में जो ट्रीटमेंट के जो रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल यूके में हुए, उसमें उन्होंने कई आर्म्स, कई तरह की चीजें ट्राई करी हैं। उसमें जो इफेक्टिव आया है वो स्टीरॉयड आया है, और स्टीरॉयड भी वो एक पर्टिकुलर विंडो में आपको देना है। अगर आपने पहले दे दिया तो भी परेशानी हो सकती है, और ज्यादा लेट दिया तो भी कोई एडवांटेज नहीं है। तो वो एक नैरो विंडो में अगर आपने ट्रीट किया तो उसमें मोर्टेलिटी कम आई है, ये प्रूवन है। और ये कई लोगों ने, इंडिया में भी कई लोगों ने ये प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया है। दिल्ली, बॉम्बे में मैंने कई वीडियोस भी देखे हैं। पर आई थिंक इम्पोर्टेंट है कि वो आप एप्पल को ऑरेंज से नहीं कंपेयर करें। जैसे यूके में आपने जैसे कोमोर्बिड का तो जवाब डॉक्टर राजपूत देंगे बिकॉज वो कार्डियोलॉजिस्ट हैं, बट मैं जो दे सकती हूँ एल्डरली पॉपुलेशन का। बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि इंडिया में यंग पॉपुलेशन है, वेस्ट इटली, स्पेन, यूके में हम लोग की मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन एल्डरली है। तो एल्डरली होंगे तो आपको कोई ना कोई कोमॉर्बिड कंडीशन होगी। तो डेथ रेट जो हमारा इधर है वेस्टर्न वर्ल्ड में, वो ओवर रिपोर्टेड है। और इंडिया में मेरे ख्याल से बिकॉज स्टिग्मा बहुत अटैच हो गया इसका, मीडिया, पब्लिक हेल्थ कैंपेन आई थिंक ने बहुत अच्छा काम कर सकते थे इंडिया में, जो वो नहीं कर पाए। इनिशियली इसका डर फैला दिया और उसकी वजह से कई लोग, फैमिली मेंबर्स और डॉक्टर्स भी वो कंडीशन देने से घबराते हैं। वो कहते हैं हार्ट अटैक से डेथ हुई है, उसको कोविड-19 भी हो सकता है साथ में, पर उन्होंने उसको लेबल नहीं किया कोविड-19 में। और हमारे यहाँ पे क्या है कि, और दूसरी एक और चीज है कि एल्डरली जब इंडिया में रहते हैं, एक फैमिली में एक रहेगा या दो रहेंगे, एक कपल रह रहा है। यूके या वेस्टर्न वर्ल्ड में क्या, मोस्ट ऑफ देम स्टे इन रेजिडेंशियल होम्स, सो एक से दूसरे को लगा तो वो इकट्ठे कई डेथ्स हो गई हैं रेजिडेंशियल होम्स में। और स्पेन में ये चीज हुई है और यूके में भी हुई है। यूके में थोड़ा एडवांटेज हमने स्पेन से और इटली से ये लर्न किया कि हर किसी को हम हॉस्पिटल नहीं लाए। अगर उनकी डेथ रेजिडेंशियल होम में हुई है तो उनको हॉस्पिटल लाके वेंटिलेट करना और बीमारी बढ़ाना और नंबर ऑफ बेड्स ऑक्यूपाई करना was not in the best interest of the elderly population. I think मुझे लगता है कि भारत में कम से कम दिल्ली में सरकार ने उसी से सीखा कि होम क्वारंटीन, घर में रहिए और इलाज कराइए, वहां सुविधा दी जाएगी। अंकुर हमारे जो कोऑर्डिनेटर हैं वो हाथ उठा रहे हैं, मतलब हमारे कोई दर्शक जो हैं वो सवाल पूछना चाहते हैं। अंकुर, अंकुर आप अपने को अनम्यूट कर लीजिए। सॉरी सर। आनंद राय सर, आपसे सवाल है सर, गांव में कम्युनिटी स्प्रेड का कितना खतरा है? इन्होंने नाम तो नहीं लिखा, लेकिन ये सवाल आपके लिए ही है। कम्युनिटी स्प्रेड तो गांव में हो चुका है, खतरा नहीं है, रियलिटी हो गया। और जैसा हम शुरू में बताए थे कि आपको जो माइग्रेशन हुआ लेबर्स का, लाखों, 25 से 40 लाख, काउंटेड अनकाउंटेड कितना पता नहीं, वो सब गांव में आए। और कुछ कैरियर थे, सबको नहीं कोरोना था, कुछ कैरियर थे और उसके बाद वो स्प्रेड कर दिए। अब गांव से जो मरीज सब आ रहे हैं उसमें ज्यादातर पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। प्रॉब्लम यहाँ है, जो पहले अछूता था, जहाँ बाहर के लोग एंटर नहीं किए थे, तब तक गांव अछूता था, ठीक था। तो कम्युनिटी स्प्रेड तो वहाँ अच्छा खासा हुआ है। अब एग्जैक्ट फिगर देने की स्थिति में हम नहीं है, वो तो सरकार के पास फिगर है, वो बताए या छुपाए उसकी मर्जी। दरअसल ये भारत की ही, पूरे भारत की ही समस्या है कि सरकार जो है ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि यहाँ कम्युनिटी स्प्रेड है। एक समय में दिल्ली के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री ये कह रहे थे कि दिल्ली में कम्युनिटी स्प्रेड शुरू हो गया है, नहीं माना गया। लेकिन जहाँ जहाँ घनी आबादी है, जिसकी झोपड़ी कॉलोनी है, जो दिल्ली मुंबई में जिसको कहते हैं अनऑथराइज्ड कॉलोनी, लोगों ने अपने आप बना लिया, कोई मैप पास नहीं हुआ, उसमें इतनी घनी आबादी है, एक कमरे में 4 लोग रहते हैं, पूरा परिवार रहता है, और एक फ्लोर पे 4-5 परिवार रहते हैं। तो कम्युनिटी स्प्रेड की बात को हम भले ही नकारें, लेकिन ऐसा लगता है
कि कम्युनिटी स्प्रेड जो है भारत में हो रहा है। अंकुर, कोई और सवाल है आपके पास? सवाल सर, अब ये सवाल का ही सेशन है सर, इसके बाद हम सर उनकी ऑडियो भी ऑन करेंगे, जो अटेंडीज हैं हमारे, वो सीधे सवाल भी पूछ सकते हैं। अब अगर आपको ऑडियो में सवाल पूछना है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, मैं आपको अलाउ कर दूंगा। लेकिन लगातार कम्युनिटी स्प्रेड को लेकर ही क्वेश्चन आ रहे हैं तो जी का, कि क्या कम्युनिटी स्प्रेड है भारत में, या अगर नहीं है तो इतनी बड़ी संख्या में कोरोना प्रतिदिन, इसका जवाब डॉक्टर अशोक जी बार-बार हाथ उठा रहे हैं। मुझे लगता है कि एक बार डॉक्टर अशोक जी को बोलने दिया जाए कि कम्युनिटी स्प्रेड, ये सबसे ज्यादा सवाल इस पर लोग पूछ रहे हैं। देखिए, अगर आप कम्युनिटी स्प्रेड का डिफिनीशन जान लीजिए तो खुद ही डिसाइड कर लीजिए है कि नहीं। कम्युनिटी स्प्रेड का डिफिनीशन क्या है, टोटल बता दें। एक प्राइमरी केस होता है, कोई केस कंट्री में इंटर किया तो प्राइमरी केस हो गया। एक इंडेक्स केस होता है, जो केस फर्स्ट डिटेक्ट हुआ इंडेक्स केस हो गया। एक सेकेंडरी केस होता है, जो प्राइमरी से इन्फेक्ट हुआ सेकेंडरी केस हो गया। अभी कुछ केस ऐसे होते हैं कि उसको मालूम ही नहीं पड़ता किससे इन्फेक्ट हुआ, तो उसको कम्युनिटी ट्रांसमिशन। तो अभी अगर किसी आदमी को ये नहीं मालूम पड़ा तो उसको इन्फेक्शन कहाँ से आया, तो इसको कम्युनिटी ट्रांसमिशन बोलते हैं। तभी आप ही डिसाइड करिए कम्युनिटी ट्रांसमिशन है कि नहीं। गवर्नमेंट को कुछ भी बोलने दीजिए, लेकिन अभी तो बहुत से ऐसे केस देखते हैं कि जिसको कुछ को मालूम नहीं पड़ता इन्फेक्शन कहाँ से आया। तो इटसेल्फ स्पीक कि कम्युनिटी स्प्रेड है, लेकिन ऐसा नहीं कि हर जगह है। डेफिनेटली है, ये डिफिनीशन बाय डिटेल है। अब गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल में क्या है मालूम नहीं, लेकिन जो एपिडेमियोलॉजिकल डिफिनीशन है उसके हिसाब से अगर किसी आदमी को नहीं मालूम पड़ा उसको इन्फेक्शन कहाँ से आया, तो कम्युनिटी स्प्रेड, तब आप डिसाइड कर लीजिए है कि नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने। अंकुर, एक सवाल हम डॉक्टर राजपूत के सामने हमने रखा था, उस वक्त वो बोल नहीं पाए थे, और वो सवाल ये था कि कोमोर्बिड है, हार्ट पेशेंट है, जिसको कि वो रोज बरोज देख रहे होंगे, तो कितना चांस है उनके सर्वाइवल का, क्या प्रिकॉशन लें वो, डॉक्टर राजीव राजपूत? देखिए, ये पूरी दुनिया में इस पेंडेमिक में जो चीज बहुत क्लियर है वो ये है कि जिन लोगों को, जो एल्डरली लोग हैं और जिनको कार्डियोवेस्कुलर कोमॉर्बिडिटीज, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, पोस्ट बाईपास, पोस्ट एंजियोप्लास्टी, उन पेशेंट्स को कोरोना होने का रिस्क ज्यादा नहीं है। लेकिन अगर हो गया कोरोना तो उनको कॉम्प्लिकेशन होने का रिस्क बहुत ज्यादा है। तो पहली बात जो इसका लेसन इससे है कि अगर किसी पेशेंट को कोमॉर्बिडिटी है तो वो ज्यादा सावधान रहें। दूसरे, अपना जो लॉन्ग टर्म उनका मेडिसिन है, ब्लड प्रेशर का, शुगर का, हार्ट का, वो डिसकंटिन्यू ना करें, अस्पताल अननेसेसरी ना जाएं। बट ऑन द अदर हैंड, अगर उनको कोई एक्यूट प्रॉब्लम हो रही है तो घर पे ना रहें, क्योंकि ये यूरोप में, अमेरिका में, इंडिया में भी हमने देखा है कि देखिए, हार्ट अटैक एक एवरेज था कंट्री का कि हमारे अस्पताल में एक्स हार्ट अटैक मंथ में आते थे, अभी x by 5 आ रहे हैं। तो क्या हार्ट अटैक 5 गुना कम हो गए? नहीं, कुछ कम जरूर हुए हैं क्योंकि पॉल्यूशन कम हो गया एक्सेट्रा, तो लोग आ नहीं रहे हैं डर के मारे। तो वो भी एक वो भी तरीका, एक वो भी रीजन है जिसकी वजह से डेथ ज्यादा हो रही है, क्योंकि लोग लेट आ रहे हैं। आपने बिल्कुल सही इशारा किया है। एक डर लोगों के मन में अस्पतालों को लेकर हो गया है कि अपनी दूसरी बीमारियों को भी लेकर के वो हॉस्पिटल में नहीं जा रहे हैं, जाने से बचने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि कहीं उसको कोरोना संक्रमित जो है वो नहीं मान लिए जाए। अंकुर, कोई दर्शक सवाल पूछ रहे हैं जी, मैं बोलूं? हाँ सर, अभी हमको सर जो ऑडियंस है सर उसके डायरेक्ट सवाल लेने पड़ेंगे सर, फिर हम लोग में भी हमारे पास शुरू करें। जी सर, तो जो ऑडियंस सवाल पूछना चाहता है वो हैंड रेज करे। हैंड रेज तो हो रहे हैं बस, लेकिन सवाल पूछने से पहले ये जरूर बता दें किससे सवाल है और अपना नाम बता दें। रितेश कुमार जंगू जी, मैं आपको अलाउ कर रहा हूँ, आप सीधे सवाल पूछ सकते हैं। किससे पूछना है आप बता दीजिए। रितेश जी बोलिए, आप अनम्यूट कर लीजिए। हेलो जी, सवाल पूछिए। मेरा सवाल डॉक्टर रेणु जयदत्त मैम से है। हाँ जी मैम, मेरी सिस्टर है, वो यूके में रहती है आप ही की तरह। अच्छा, वो एक यूके की टीम में प्लेयर है, कबड्डी टीम। उन्होंने ये बताया कि इंडिया और यूके में आपने देखा मोस्ट ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं
और हमारे तहसील स्तर की जो जनसंख्या है पूरे तहसील में वो 1 लाख से ऊपर है, और हमारा जो गाँव है वो बॉर्डर के, पाकिस्तान बॉर्डर के बिल्कुल करीब है, एटलीस्ट 20 किलोमीटर का दायरा है। और यहाँ पे सेना के इंटेलिजेंस के जवान रहने के बावजूद 8 डॉक्टर है प्राइवेट और गवर्नमेंट को मिलाकर, और अभी सेना के भी जवान पॉजिटिव आ रहे हैं, 2-3 दूसरे भी पॉजिटिव आ रहे हैं। यहाँ पे ऐसा स्ट्रक्चर नहीं जैसा कि यूके में है, और फिर भी लोगों में सोशल डिस्टेंसिंग नहीं बन पा रही है, और लगातार अब पुलिस के अधिकारी तक चपेट में आ रहे हैं। इससे आप किस तरह से देख रहे हैं? और एक सेना के जवान की मौत भी हो गई जो बिहार से यहाँ आया था। अच्छा, थैंक यू। आपका नाम जंगू है? अच्छा, हाँ, जांगू। जांगू, देखिए इससे कहते हैं कि इन्फेक्शन तो ये सबको होता है, चाहे बच्चे हों, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़े, पर बच्चे और जवानों को 99% कोई परेशानी होती नहीं है। ओकेजनल डेथ हो सकती है, जैसे आपने बताया है। यहाँ पे यूके में भी एक 13 साल के बच्चे की डेथ हुई है जिसको कोई और कंडीशन नहीं थी। ज्यादातर उन बच्चों की या जवानों की डेथ हो रही है जिनको कोई और बीमारी हो, जैसे कोई क्रॉनिक बीमारी हो, लंग्स की हो या हार्ट की हो। लेकिन जो इम्पोर्टेंट है, आप सही कह रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग इंडिया में थोड़ा मुश्किल है, पर 2 चीजें, एक तो इंडिया में टेस्टिंग रिलेटिवली कम हो रही है, अगर हम टेस्टिंग बढ़ा देंगे तो हम उसको थोड़ा मैनेज कर सकते हैं। पर ये कि अगर आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड है तो आई कैन अंडरस्टैंड कि वो जस्टिफाई कर रहे हैं कि हम टेस्ट इतने नहीं कर रहे हैं, वो भी बात सही है। लेकिन हैंड वॉशिंग जो होती है वो सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें। अगर सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं कर सकते, मास्क पहनिए और हैंड वॉशिंग कीजिए। दूसरा, डर अगर आपने बिठा दिया लोगों में तो उस डर को निकालने में आपको 100 गुना ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और आई थिंक हमने वो अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है इंडिया में कि अगर आप जैसे कंपेयर करें, यूके में हमारे पास 8 अप्रैल को हमारा पीक आया था। उस टाइम हमारे इंग्लैंड में 19,000 पेशेंट्स एडमिटेड थे हॉस्पिटल में। 19,000 अगर हॉस्पिटल में एडमिटेड है, इसका मतलब 1,90,000 कम से कम हमारे कम्युनिटी में होम क्वारंटाइन के लिए वो क्वालिफाई करेंगे। अगर हम उन सबको हॉस्पिटल में एडमिट करते तो यूके क्या, दुनिया का कोई भी कंट्री नहीं उससे कोप कर पाएगा। जो इनिशियली हमने इंडिया में अप्रोच करी थी कि हम उनको क्वारंटाइन करेंगे, उनको एडमिट करेंगे कोविड हॉस्पिटल में, जो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स भी हैं। और आई थिंक अब दिल्ली ने रिवर्स गियर लेके होम क्वारंटाइन स्टार्ट किया है, जो बहुत अच्छा किया है। और आई थिंक बाकी स्टेट्स ऑफ इंडिया को उसी चीज को फॉलो करना चाहिए। और सेम एज विद आर्मी, अगर पेशेंट, पहली बात तो टेस्टिंग करें, और टेस्टिंग से पहले भी प्रिवेंशन करें। सोशल डिस्टेंसिंग जहां मेंटेन कर सकते हैं वहां करें, जहां नहीं कर सकते वहां मेक श्योर कि मास्क पहने, हैंड वॉशिंग करें, और एसेंशियल चीजों के लिए ही आप बाहर निकलें, बार बार हर चीज के लिए नहीं निकलें। और टेस्टिंग करें, ट्रेस करें और आइसोलेट करें। उसी से ही आप इसको मैनेज करेंगे कम्युनिटी में, और उसी से ही आपकी हेल्थ सर्विस मैनेज कर पाएगी। नहीं तो कोई भी, इंडिया की क्या दुनिया की कहीं की भी हेल्थ सर्विस ब्रेक कर जाएगी उसमें। तो जी मैं तो जी का आप सवाल अंकुर, इसके पहले कि हम दर्शकों का अगला सवाल लें, मैं डॉक्टर अशोक सिंह से एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं। और ये सवाल बार बार जो है लोगों के मन में आ रहा है कि एक व्यक्ति को अगर कोरोना हो गया है, वो ठीक हो गया, सर्टिफिकेट भी मिल गया, वो घर भी आ गया, क्या उसको दोबारा संक्रमण हो सकता है? रेणु मैम, आपकी तरफ से वॉइस नहीं है, मैं आपको म्यूट कर देता हूँ, तो आपको अनम्यूट कर देता हूँ। हेलो हेलो जी राजीव सर, आप अपने आप को हेलो जी आवाज आ रही है? हाँ हाँ बिल्कुल, बोलिए। देखिए, आपने जो सवाल किया कि किसी एक आदमी के एक बार इन्फेक्शन हो गया तो दोबारा हो सकता है कि नहीं हो सकता, इसका मैं अभी बहुत एक्यूरेट डाटा इसमें तो नहीं है, लेकिन ये निश्चित है कि जिसको एक बार इन्फेक्शन हो गया उसको दोबारा सीरियस इन्फेक्शन नहीं होगा, ये डेफिनेट है। इसका रीजन मैं बताता हूँ आपको कि जैसे अपना SARS-1 बीमारी था 2002 में आया, 2002 में वो जिस कंट्री में ज्यादा हुआ, जैसे हांगकांग में, ताइवान में, सिंगापुर में, टोरंटो में, आप देखोगे इस कंट्रीज में ये वायरस का भी प्रकोप उतना ज्यादा नहीं रहा। इवन चाइना में जहां पे वो SARS-1 ज्यादा था, वहां SARS-2 ज्यादा नहीं गया।
इसका मतलब कोरोना वायरस की इम्यूनिटी जो है रहती है। ये इसमें दो चीज होती है, एक हम लोग मेजर करते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन, हम लोग IgG IgM, और एक दूसरी होती है टी सेल इम्यूनिटी। इस वायरस के लिए टी सेल इम्यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको हम लोग लैब में मेजर नहीं कर सकते, वो मतलब ये बहुत डिफिकल्ट है, रिसर्च में सिर्फ इसका मेजरमेंट करते हैं वो लोग। तो आप ये बात का डर एकदम निकाल दीजिए कि किसी को अगर इन्फेक्शन हो गया तो उसको दोबारा सीरियस इन्फेक्शन होगा। देखो मेडिकल साइंस में रेयर कुछ भी हो सकता है, उसमें कोई डिनाई नहीं कर सकता, बट इन जनरल जिसको इन्फेक्शन हो गया वो बिल्कुल मींस के कंफर्टेबली रह सकता है विदाउट रिस्क कि उसको सीरियस इन्फेक्शन होगा, क्योंकि हम लोग इसको देख चुके हैं ऑलरेडी पहले से। तो ये बहुत राहत देने वाली बात है कि अगर इन्फेक्शन कहीं रेयरली हो भी जाएगा तो सीरियस इन्फेक्शन नहीं होगा, और मैं समझता हूं कि हमारे जो दर्शक हैं उनको बहुत राहत मिलेगी। अंकुर, आप कोई और सवाल लेना चाह रहे हैं? आशुतोष जी, मैं आपकी ऑडियो खोल रहा हूँ, आप सीधे सवाल पूछ सकते हैं। जिससे पूछ रहा हूँ आप उनका नाम बता दीजिए। आशुतोष जी अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। हेलो जी हाँ रेनू मैडम, आपसे मेरा सवाल है कि जैसे मैं और हस्बैंड वाइफ दोनों लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं और मेरी 1-2 साल की बच्ची है। लौट के आने के बाद हमेशा ये डर बना रहता है कि किस तरह से अपनी बच्ची को इन्फेक्शन से बचा सकते, तो क्या कर सकते हैं उसके लिए? मैम अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। हाँ, थैंक यू आशुतोष, ये बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि मैं बच्चों की डॉक्टर हूँ एंड आई स्पेशलाइज इन पीडियाट्रिक्स। तो ये इम्पोर्टेंट है दो चीजों से। एक तो इंडिया में पॉपुलेशन बच्चों की ज्यादा है और सारे पेरेंट्स को ये टेंशन रहती है कि मेरे बच्चे को इन्फेक्शन ना हो जाए, मैं बाहर से आ रहा हूँ, मैं हॉस्पिटल से आ रहा हूँ, या मैं पुलिस जॉब में हूँ या गवर्नमेंट जॉब में हूँ। आप ये बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए कि बच्चे को अगर इन्फेक्शन हुआ भी ना तो वो 99.5% या 99.9% चांस है कि उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी बच्ची को कोई और बीमारी तो नहीं है, कोई हार्ट कंडीशन, कोई या रेस्पिरेटरी कंडीशन, कुछ उस टाइप की अगर है कंडीशन, तो हम कहते हैं कि उनको शील्ड करना पड़ेगा। कोई बच्चा होम ऑक्सीजन पे हो तो उनको हम शील्ड करते हैं, वो वल्नरेबल पॉपुलेशन में आते हैं। बट मेजॉरिटी ऑफ द बच्चे जो हैं वो अपने आप रिकवर कर जाएंगे बिना किसी सिम्टम्स के। आप सोचिए उनको खांसी बुखार जुकाम कुछ भी नहीं, कोई लक्षण ही नजर नहीं आएंगे। और हमारे हॉस्पिटल्स में यूके में हार्डली कोई बच्चे एडमिट हुए हैं। जो बच्चे वल्नरेबल थे, जिनको ऑक्सीजन घर में था, कोई रेस्पिरेटरी कंडीशन थी, कोई मसल कंडीशन थी, कोई न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, उनको हमने शील्ड करके घरों में रखा। हॉस्पिटल उनको आने की जरूरत नहीं पड़ी। सिर्फ कुछ बच्चे हमारे जो एडमिट हुए हैं वो जैसे पीक आया कोई चीज का वो कहते हैं कोविड से रिलेटेड है, वो कोविड की वजह से नहीं, पर वो उसमें क्या होता है कि अगर एक कंडीशन होती है जिसमें कि आपको आपके शरीर में सभी अंगों में आपके इन्फ्लेमेशन होगा, मतलब कि दर्द होगा, स्वेलिंग होगी, पेन होगा, और वो बहुत कम बच्चों में पाया गया है, लड़कों में ज्यादा पाया गया है और वो भी टीनेजर्स में ज्यादा मिला है, पर वो 1 महीने बाद आया है। और उसको हम ये कहते हैं कि शायद ये कोविड से रिलेटेड है, इसको पिम्स के नाम से जाना जाता है। पर ये एक कंडीशन है जिसमें कि सीरियस हो सकते हैं बच्चे। अब हम यूके में उन बच्चों को देख रहे हैं जो एडमिट हो रहे हैं, पर उसमें भी उनको हॉस्पिटल की एडमिशन की जरूरत है, पर बहुत कम परसेंटेज है वो। तो आप अपनी बच्ची के लिए तो बिल्कुल फिक्र ना करें। अंकुर, अगला सवाल। जी सर, अगला सवाल ये है कि इन्होंने ये नहीं बताया कि किससे सवाल है। वो सवाल ये है कि क्या सरकार इसे ठीक तरीके से हैंडल कर रही है या फिर हम सिर्फ भगवान भरोसे हैं? किन से पूछा है उन्होंने? नाम तो नहीं लिया, विनोद राय। नाम नहीं लिया है, नाम नहीं लिया है। तो मैं डॉक्टर एन एन राय जी, मैं तो जानता हूं कि दिल्ली मुंबई में बहुत कुछ हो रहा है, यहाँ पूरी तरह से भगवान भरोसे नहीं छोड़ा गया है। मैं जरा बिहार के हालचाल के बारे में आपसे जानना चाहूंगा कि लोगों को डॉक्टरों के, स्वास्थ्य कर्मियों के भरोसे छोड़ा गया है या भगवान भरोसे छोड़ा गया है? केवल इसमें हम थोड़ा डिफर करेंगे कि बिहार में ही केवल भगवान भरोसे नहीं छोड़ा गया है, सब जगह भगवान भरोसे छोड़ा गया है। आज कभी न कभी छोड़ा गया है, बाद में फिर अकल आई है तो लोग रास्ते पर आना शुरू हुए हैं। बिहार में शुरू में आकलन जो हुआ था वो थोड़ा कम हो गया क्योंकि टेस्टिंग कम हुई थी, इसका रीजन नहीं। जब टेस्टिंग बढ़ी है तो लोग बढ़े हैं, मरीज बढ़े हैं।
हॉस्पिटल का नंबर वही है, बेड्स वही है। बढ़ाने के लिए बहुत बातें हुई कि इतनी बढ़ेंगी, वो तो सरकार का की सोच है। सरकार क्या बनाती है, किधर बनाती है, अखबार में क्या लिखती है, लोगों को क्या बताती है, उससे हम लोगों को समझना बड़ा मुश्किल होता है। पर लोग परेशान हैं, ये हम देखने तो हम ये कह सकते हैं कि लोग यहाँ परेशान नजर आ रहे हैं। डॉक्टर साहब, मैं बीच में रोक करके आपसे एक सवाल पूछूंगा कि प्राइवेट हॉस्पिटल जो बिहार में, उनका भी एक अच्छा खासा नेटवर्क है, बड़ी संख्या में डॉक्टर हैं, बड़े काबिल डॉक्टर हैं जो प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, उनको कितना उनकी मदद ली जा रही है? मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूं कि मुंबई में जो सबसे बड़ी झुग्गी झोपड़ी कॉलोनी है, जब वहां पर कोरोना का संक्रमण शुरू हुआ तो सबसे पहले महाराष्ट्र सरकार ने यह किया कि उस एरिया में कोई 300-350 जो प्राइवेट डॉक्टर काम करते थे, छोटे छोटे क्लिनिक चलाते थे, उनको कहा कि हॉस्पिटल खोल दो और उनसे कहा कि सारे प्रिकॉशंस के साथ कि आप उन मरीजों से इंटरेक्ट कीजिए, समझिए, और वहां से उनके पास पेशेंट आने लगे। लोग एक तो डॉक्टरों के पास, हॉस्पिटल के पास जाने से भी डरते हैं, लेकिन वो चूंकि कम्युनिटी डॉक्टर थे, उनके लिए फैमिली डॉक्टर की तरह थे, तो आने लगे। तो बिहार में जो प्राइवेट डॉक्टर्स हैं, जो गैर सरकारी अस्पतालों में हैं या प्राइवेट क्लिनिक चलाते हैं, उनकी कितनी मदद ली जा रही है? हम तो ऑफलाइन कोई फिगर नहीं दे सकते हैं, पर जहां तक हम पढ़ते हैं और सुनते हैं, यहाँ अस्पतालों को परमिशन लेना पड़ता है फॉर कोविड टेस्ट, और हर एक बार यहाँ परमिशन मिलने के बाद भी आप कोविड टेस्ट करिएगा। तब अच्छे अस्पताल जो है, नाम नहीं लेना चाहेंगे, उन्होंने कहा कि जब तक मैं कोविड नहीं करूंगा मैं आपको भर्ती नहीं करूंगा। और तब हुआ कि आप भर्ती भी नहीं कर सकते हैं कोविड मरीज को, जहां हम सेंटर बनाए वहीं आपको भेजना होगा। तो वो जो इंफ्रारेड से अगर टेम्परेचर आपका 99 दिखाई पड़ा तो सब हाथ जोड़ लिए, क्योंकि उधर बंधन इधर बंधन, आप जाइएगा कहाँ। तीसरा, जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं बिहार में, ज्यादातर वहाँ के स्टाफ पॉजिटिव चल रहे थे, अनडिटेक्टेड पॉजिटिव चल रहे थे पिछले 3 महीने से। अब अचानक किसी अस्पताल में 25 पॉजिटिव आते हैं, कभी 60 पॉजिटिव आते हैं, तो रहस्य तो अब खुल रहा है। ये पॉजिटिव थे, चल रहा था अस्पताल, अब कितने पॉजिटिव होके वहां से निकले और बचे और अपना इलाज करा रहे थे, वो अलग बात है। तो बिहार में थोड़ी सी स्थिति ठीक हमको नजर नहीं आ रही। क्यों? कि यहाँ पर आपको एक प्लानिंग करना पड़ेगा, ये छोटी चीज नहीं है। कोई रेल के डिब्बा में बिस्तर लगा के कह रहा है कि मैं कोविड बना रहा हूँ, ये सब मजाक है। जो बच जाता है तो कोई पहलवानी सिखाने लगता है कि योगा करो तुम कोविड से ठीक हो जाओगे, और लोग ऐसे भी इसमें विश्वास करने लगते हैं। तो ये थोड़ा सा मजाक जैसा हो गया कुछ स्टेट्स में। और इसमें सरकार का भी है, नॉट ओनली बिहार का सरकार, और भी सरकारें इसमें आगे बढ़ चढ़ कर बात बोल रही है। अपना आपको समझना होगा, जो ना समझे सो नाड़ी है वाली बात है। बिल्कुल। और आप वही अरविंद केजरीवाल जी साहब अभी जो बहुत अच्छे लग रहे हैं कि होम क्वारंटाइन कीजिए, उनका क्या हालत था आज से 3 महीना पहले। बात है कि अब हम लोग लेट हो रहे हैं। अब क्या होगा कि अब आप आई बारात तो अब कोहड़ा का सब्जी रोक रहे हैं, वही वाली बात हो रही है। जाहिर सी बात है, लेकिन फिर भी अभी बहुत लंबा चलने वाला है, और इसलिए अभी भी अगर सरकारें चेत जाएं और बेड की संख्या बढ़ाएं, और ये ज्यादा से ज्यादा, देखिए 95% जो आप डॉक्टर लोगों ने बताया वही मैं समझ पाया हूं कि 95% में करीब 80% तो एसिम्प्टोमेटिक हैं, उनको हॉस्पिटल की जरूरत ही नहीं है। बाकी के 15% माइल्ड हैं, उनको घर पर ही ट्रीट किया जा सकता है। भारत में दुर्भाग्य है कि दिल्ली के अलावा मैंने सुना नहीं कि कोई और भी राज्य सरकार जो है घर में रह करके ट्रीटमेंट की इजाजत दे रही है। बहुत सक्सेसफुली इजाजत दे रहे हैं। और डॉक्टर सिंह, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, अभी डॉक्टर राय की बात सुन रहा था, उसमें जो एक क्वेश्चन किसी ने पूछा था कि सब भगवान भरोसे चल रहा है कि सरकार कुछ कर रही है। देखो, एक चीज हम बता दें कि जो पैंडेमिक है ना, इट इज लाइक बिग नेचुरल कैलामिटीज। जैसे जोर से फ्लड आ गया, जोर से साइक्लोन आ गया, ये जो नेचुरल कैलामिटी है ना, कोई भी गवर्नमेंट कितनी भी स्ट्रांग हो उसको एकदम रोक नहीं सकती, उसके प्रभाव को कम कर सकती है। उसके लिए सही कदम उठाना चाहिए, और इसके प्रभाव को कम करने में सिर्फ गवर्नमेंट का रोल नहीं है, इसमें पब्लिक कम्युनिटी का उतना रोल है, गवर्नमेंट का उतना रोल है, और मेडिकल फैटर्निटी का उतना रोल है। तीनों लोग इक्वली इन्वॉल्व हैं। अब जैसा अभी डॉक्टर राय साहब बता रहे थे
कि जो मिस्टेक महाराष्ट्र ने, जो मिस्टेक दिल्ली ने किया, अभी वही बिहार में रिपीट हो रहा है कि टेस्टिंग के लिए परमिशन लेना पड़ रहा है। हमारे यहाँ भी पहले लोग टेस्टिंग के लिए परमिशन लेते थे, आज टेस्टिंग फ्री है। आप आज के डेट में डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन का जरूरत भी नहीं, कोई भी आदमी जाके अपना टेस्टिंग करा ले कोरोना पॉजिटिव में। ये एटीट्यूड अभी ऑल ओवर इंडिया होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट से आना चाहिए। अभी बिहार में टेस्टिंग के लिए परमिशन ले रहे हैं, होम क्वारंटाइन अलाउ नहीं कर रहे हैं, जो मिस्टेक यहाँ पर हुए हैं वही वो रिपीट कर रहे हैं। एक्चुअली इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को, ICMR को स्ट्रिक्ट रूल बनाना चाहिए कि जो मॉडल सक्सेसफुल है वो मॉडल हर स्टेट में लागू करना चाहिए। होम क्वारंटाइन हमारे यहाँ भी है, हमारे मुंबई में बहुत पहले से होम क्वारंटाइन, तो होम क्वारंटाइन करना, टेस्टिंग फ्रीली अवेलेबल कराना। और जैसे वो बोल रहे थे कभी कि पॉजिटिव आएगा तभी हॉस्पिटल में लेंगे, अभी बता दें कि 40% में तो पॉजिटिव आते ही नहीं, बीमारी रहता है तो भी पॉजिटिव नहीं आता, वो पेशेंट बेचारे कहाँ जाएंगे? तो वो क्राइटेरिया हटा देना चाहिए। जिसको भी आज की डेट में कोरोना लाइक सिम्टम है, चाहे कोविड पॉजिटिव है चाहे कोविड नेगेटिव है, उसको प्रॉपर हॉस्पिटल में एडमिट होना चाहिए। ये टेस्ट के ऊपर नहीं जाना चाहिए कि 40% में टेस्ट ऐसे नेगेटिव आता है, रहेगा बीमारी तो भी। तो अभी हर स्टेट अपना अपना बारी बारी से ऐसा करेगा तो अच्छा नहीं रहे। अभी जो सक्सेसफुल मॉडल है, मुंबई में, दिल्ली में केसेस कम हुए हैं, वो मॉडल गवर्नमेंट को यूनिफॉर्मली सब जगह अप्लाई करना चाहिए, डेफिनेटली बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे इसके। और दूसरा जो मेडिकल की बात रही, अभी मेडिकल में पहले जैसा नहीं रहा। मेडिकल में जो मिस्टेक WHO ने किया कि जो चाइना के फेल ट्रायल थे वो सबको थोप दिया, इटली ने पहला झेला उसको। तो अभी तो हम लोग बहुत अच्छे हैं, अभी तो हम लोग प्रोटोकॉल बहुत फिक्स है। अभी सेना के किसी जवान ने बात किया था, रेनू मैडम आंसर दे रही थी कि आज के डेट में कोई भी यंग आदमी कोरोना से 100% नहीं मरेगा अगर किसको कोई कोमॉर्बिडिटी नहीं है, तो कोई हार्ट नहीं है, किडनी नहीं है और कुछ नहीं है, तो बशर्ते वो टाइम पे पकड़ लिया, टाइम पे डिटेक्ट कर लिया। जैसे आपने बताया सिंपल पल्स ऑक्सीमीटर रखो, शुरू के 5 दिन कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बॉडी एक हेडेक रहेगा, ठीक हो जाएंगे। लेकिन 5वें 6वें जब सिम्टम स्टार्ट हुआ, आप ऑक्सीजन डिटेक्ट करो, उसी दिन स्ट्राइड चालू करो, आप हॉस्पिटल जाने के मतलब दूसरे दिन ठीक हो जाएंगे। और जो कोमॉर्बिड वाले हैं उनको प्रॉपर ध्यान रखना पड़ेगा। कोमॉर्बिड वालों का, जैसा राजू ने बताया, कोमॉर्बिड वालों को तो रिस्क रहता है, और दूसरी चीज है कोमॉर्बिड वालों को सिम्टम बहुत कम रहते हैं, मतलब उनका ऑक्सीजन नापिए तो 80 रहेगा, उनको कुछ लगेगा नहीं कुछ हुआ है, तो वो बहुत हाई रिस्क रहते हैं। तो अगर थोड़ा सा भी ध्यान दिया और अलर्ट रहे, तभी डरने का जरूरत नहीं। यंग आदमी 100% बचेगा, कोमॉर्बिड वालों को थोड़ा रिस्क है, प्रिकॉशन लीजिए। और जो अपना यूनिफॉर्म पॉलिसी है कि होम क्वारंटाइन करिए, होम आइसोलेशन करिए, जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल फॉलो करिए, टेस्टिंग पर मत जाइए, टेस्टिंग यूनिवर्सल अलाउ करिए। डेली का डाटा दिखा के फायदा नहीं, हम लोग जो डाटा दिखाते हैं ना वो डाटा एकदम फॉल्स है, मतलब उतने पॉजिटिव है, एक्चुअल नंबर बहुत है। जैसे हम बताएं कि इंडिया में 5-6 करोड़ लोग हैं कम से कम, अगर 7% उसमें जाए तो वो डाटा के ऊपर मत जाइए, नंबर ऑलरेडी बहुत है, ऑलरेडी हम लोग बहुत पेशेंट ट्रीट कर रहे हैं। बस यही है कि जो गवर्नमेंट ने थोड़ा सा प्रोटोकॉल बनाया ना, वो थोड़ा सा लैकिंग है, वो बराबर होना चाहिए। हर आदमी को ट्रीटमेंट मिलना चाहिए जिसको सिम्टम है, चाहे टेस्ट पॉजिटिव हो चाहे टेस्ट निगेटिव है, और जो आदमी चाहे कहीं भी अपना टेस्ट करा ले, उसको कोई बंदिश नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा डॉक्टर सिंह आपने। ऐसा लग रहा है कि ICMR ने मार्च अप्रैल में जो गाइडलाइन बना दिया था उसी पर अभी तक चलते जा रहे हैं, जबकि उसके बाद बहुत प्रगति हुई है, बहुत तरह इलाज में प्रगति हुई है। जैसा आपने अभी बताया कि बहुत सारे प्रोटोकॉल तय हो गए हैं, पेशेंट की क्या स्थिति होगी, स्प्रेड की क्या स्थिति होगी, उसके बारे में सब कुछ तय हो गया है। अंकुर, कोई और सवाल आप दर्शकों का लेना चाहेंगे? सवाल और दूसरा तो मैं सवाल लूंगा, उससे पहले मैं अपना सवाल एक राजीव सर आपसे मेरा सवाल ये है कि सर हमारे भारत में 10 लाख से मामले ऊपर पहुंच चुके हैं, और जो हमारे यहाँ मौतें हुई हैं वो 25,000 के करीब 10 लाख पे हुई हैं, उससे ज्यादा हो गई हैं। और अगर हम कंपेयर करें अमेरिका से और ब्राजील से अगर कंपेयर करें तो 10 लाख पे ही वहाँ मौतें हो चुकी थी, 57,000 से 50,000 के करीब, अमेरिका में 57,000 से ज्यादा, और ब्राजील में 50,000 के करीब मौतें हो चुकी थी 10 लाख पे। तो हमारे देश में ऐसा क्या हुआ कि कम लोगों की जान गई 10 लाख पर ही? क्योंकि और इससे एक जुड़ा हुआ ये है कि मैं अपने बात करता हूँ आस पड़ोस, तो हमारे जो दोस्त हैं मजाक में कहते हैं कि हम लोग स्ट्रीट फूड बहुत खाते हैं, ठेले रेडियो पे खा लेते हैं, तो हमारी इम्यून सिस्टम ऐसे ही मजबूत हो चुका है। ये भी कोई है कि हमारे बचपन में कोई टीके वगैरह लगते हैं, उसका कोई रोग? देखिए, ये इस सवाल का 3 इम्पॉर्टेंट पहलू हैं कि एक तो हार्ड फैक्ट ये है कि भाई यहाँ रिलेटिवली लोग कम मरे हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये नंबर बिल्कुल सही है, क्या इतने ही लोग मरे हैं, या कहीं कैलकुलेशन में, रिपोर्टिंग में गड़बड़ है।
हमारे यहाँ ये पॉसिबिलिटी हमेशा रहेगी, क्योंकि जो फ्यूनरल सेंटर्स हैं, जो क्रिमेशन सेंटर्स हैं, वहाँ की फिगर हमेशा ये पॉइंट आउट करती हैं कि भाई नंबर ऑफ डेथ ज्यादा हो रही है, रिपोर्टिंग कम हो रही है, पहली बात। दूसरी चीज ये है कि ऐसा कुछ मोटा मोटा हम मान सकते हैं कि हमारी इम्यूनिटी थोड़ी अलग हो सकती है, और क्योंकि हम ट्यूबरक्लोसिस से, एमएमआर से और इन चीजों से पहले इम्यूनाइज रहते हैं ऑल ऑफ अस, तो पॉसिबिलिटी है कि बीमारी होने पे हमें लक्षण कम हो। और तीसरा पहलू जो डॉक्टर रेनू ऑलरेडी मेंशन कर चुकी हैं, हमारे यहाँ वी आर ए यंग नेशन। हमारे यहाँ मिडिल एज और यंग पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। हमारे यहाँ एल्डरली पॉपुलेशन विद कोमॉर्बिड कंडीशन कम है, तो इसलिए हो सकता है कि हमारे यहाँ मॉर्टलिटी कम। जी, तो आशुतोष जी सवाल कर रहे हैं, उन्होंने हैंड रेज किया है। आशुतोष जी, मैं आपको अलाउ कर रहा हूँ, आप पूछ सकते हैं, और नाम बता दीजिएगा कि किससे पूछना है आपको। जी आशुतोष जी, अनम्यूट कर लीजिए। हेलो जी, सवाल पूछिए आप। हाँ जी, सर मेरा सवाल जो है डॉक्टर अशोक सिंह जी से है। क्या कोरोना की लड़ाई में हमारी सरकार रास्ते से भटक तो नहीं गई, ऐसा लगता है? रिपीट करिए, क्या कोरोना की जो लड़ाई में कहीं सरकार हमारे रास्ते से भटक तो या दिशा से भटक तो नहीं गई? देखिए, आपकी सरकार नहीं भटक गई, पूरी दुनिया भटक गई। ये सिर्फ आपकी सरकार, इंडिया गवर्नमेंट नहीं भटक गई। इस वायरस ने सबको भटका दिया, मतलब पूरे दुनिया की हर कंट्री। पहले चाइना भटक गया, चाइना ने WHO को भटका दिया, WHO ने पूरी दुनिया को भटका दिया। अभी जो भी ट्रायल, जो भी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल WHO बनाए, वो चाइना मॉडल पे बेस बनाए, और वो फेल्ड मॉडल थे। मतलब उन्होंने HCQS खिलाना चालू कर दिया, उसका यूज नहीं। वो इटली ने वही मॉडल उसने इटली में डाल दिया, वहां पे प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ गया। हम लोग फिर भी काफी अच्छे पोजीशन में हैं। और देखिए, जो स्टार्टिंग में गवर्नमेंट ने लॉकडाउन किया वो थोड़ा तो ठीक था, मतलब उसमें स्प्रेड होने का चांस थोड़ा कम हुआ। लेकिन उस टाइम पीरियड में जो लॉकडाउन बढ़ाते गए, और लॉकडाउन बढ़ाने के बैकग्राउंड में जो अपना डेवलपमेंट करना चाहिए था, इंफ्रास्ट्रक्चर, वो उतना नहीं हुआ। ये गवर्नमेंट के तरफ से थोड़ा फॉल्ट रहा। और दूसरा, ये इन्होंने टेस्टिंग रिस्ट्रिक्ट कर दिया। मतलब टेस्टिंग शुरू से भी, टेस्टिंग शुड बी अवेलेबल, जो भी चाहे टेस्ट कराना चाहिए था। अगर उसका टेस्टिंग पॉजिटिव आता था तो अपना क्वारंटाइन होता था। और तीसरा, ढेर सारे रिस्ट्रिक्शन लगा दिए कि इसको, जैसे राय साहब बता रहे थे कि प्राइवेट में टेस्ट कराओ, तो इनको यहाँ मत करो, वहां मत करो। ये सब जो 2-3 स्टेप हो गए ना, वो गलत हो गए। और दूसरा, वो क्वारंटाइन करना, लोग तो टेस्टिंग से डरने लगे कि हमको टेस्टिंग होगा तो हमको क्वारंटाइन कर दिया जाएगा, और फिर क्वारंटाइन की हालत क्या होगी, तो लोग अपना सिम्टम छुपाने लगे। हम लोग, क्या पेशेंट पूछते थे खांसी है, तो बोलता था हमको साल भर से खांसी नहीं है। मतलब इतने लोग डरे हुए थे। तो लेकिन ये है कि ये पेंडेमिक इतना फास्ट आया कि किसी की सोचने समझने की वो जो है टाइम उतना नहीं मिला। लेकिन अभी टाइम है, अभी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। कि ऑलरेडी हम लोग काफी अपने मिस्टेक से लर्न कर लिए कि जो लॉकडाउन अगर है तो बहुत ही सिलेक्टिव होना चाहिए। जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है, अपना एजेड पॉपुलेशन है, उसको ही क्वारंटाइन करिए, उसको ही प्रोटेक्ट करके रखिए। टेस्टिंग फ्रीली अलाउ होना चाहिए, ट्रीटमेंट सबको मिलना चाहिए, चाहे उसका पॉजिटिव है, नेगेटिव है कोविड, इरिस्पेक्टिव ऑफ कोविड टेस्ट, अगर उसको सिम्टम है तो कुछ तो प्रॉब्लम हुए। लेकिन अभी क्या है कि हम लोग किसी को फॉल्ट, किसी का दोष नहीं है, ये स्टार्टिंग था। लेकिन अब कोई मिस्टेक रहेगा तो इसको डेफिनेटली इज फॉल्ट है। अभी बहुत चीजें क्लियर हो गई हैं कि बहुत से प्रोटोकॉल फिक्स हुए हैं, कभी क्या करना है क्या नहीं करना। जैसा अभी राय साहब बता रहे थे कि उनके यहाँ अभी भी टेस्टिंग रिस्ट्रिक्टेड है, ये होने नहीं चाहिए। आदमी को टेस्टिंग के लिए प्रिस्क्रिप्शन का जरूरत नहीं, डॉक्टर के पास जानी चाहिए। हर आदमी का राइट है अपनों को जानने के लिए हमको कोरोना है कि नहीं, हमको क्या करना, हमको घर में कैसे रहना, किसी के साथ जाना है कि नहीं जाना, ये होने नहीं चाहिए। जो हॉस्पिटल मेडिसिन के लिए कोई कोरोना ये लग रहा है कि उनके वीडियो ना हो, अगर आगे गवर्नमेंट की तब तक हम अगला सवाल लेते हैं। डॉक्टर राजपूत, मेरा सवाल आपसे है, और वो ये कि हम ये देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में डॉक्टरों की और हेल्थ कर्मचारियों की मौत हो रही है। भारत में करीब 100 डॉक्टर जो है कोरोना संक्रमण से उनकी मौत हो चुकी है। तो लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि जब
डॉक्टर इससे मर जा रहे हैं, वो इस संक्रमण से बच नहीं पा रहे हैं, तो आम आदमी कैसे बचेगा? बहरहाल मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि आखिर क्या कारण है कि पीपीई किट और बहुत सारी बातें की गई, सब सारी सुविधाएं दी गई, उसके बाद भी डॉक्टर्स को वायरस का इतना लोड हो रहा है कि उनका इलाज नहीं हो पा रहा है, वो ठीक नहीं हो पा रहे हैं, उनकी भी मौत हो जा रही है। देखिए, एक तो मैं थोड़ा सा जो पिछला सवाल था उसके बारे में बस एक लाइन कहना चाहूंगा कि बहुत सारी गलतियां बाद में गलतियां लगती हैं, बट दे आर लिमिटेशंस। वो गलतियां नहीं होती, मजबूरियां होती हैं। टेस्ट क्यों नहीं किए? किट ही नहीं थी। भर्ती कहाँ करें? बेड्स नहीं है। क्योंकि जब हमारा हेल्थ सिस्टम ही खराब है तो उसको ओवरनाइट तो सुधार नहीं लेंगे। अब आप देखिए, रेलवे ट्रैक में, रेलवे के कंपार्टमेंट में और उन जगहों पे आइसोलेशन सेंटर बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि प्रॉपर आइसोलेशन सेंटर है ही नहीं। अच्छा, कमिंग बैक टू डॉक्टर्स, देखिए इस बीमारी में बीमारी की सीवियरिटी एक्सपोजर के अमाउंट पे डिपेंड करती है। इसलिए जो डॉक्टर सीवियर पेशेंट्स की केयर में लगे हैं, आपने देखा होगा कि इन 100 के लगभग डॉक्टर्स हमने खोए हैं अभी तक, उसमें एनेस्थेटिस्ट, डेंटिस्ट, क्रिटिकल केयर वाले ज्यादा हैं। जो लोग इंट्यूबेट करते हैं, जो लोग एरोसॉल वाले प्रोसीजर करते हैं या ऐसे प्रोसीजर करते हैं जिसमें वायरल लोड का कांटेक्ट ज्यादा होता है और कांटेक्ट ज्यादा वायरल लोड वाला होता है, तो उनको सीवियर बीमारी होती है। इसलिए नंबर ऑफ इन्फेक्टेड डॉक्टर्स एंड मोर्टेलिटी इन डॉक्टर्स इज हाई, क्योंकि हम लोगों को डॉक्टर्स को ज्यादा इन्फेक्शन रोज में मिलता है। जाहिर सी बात है, वो सबसे ज्यादा एक्सपोजर हो रहा है, लंबे समय तक हो रहा है और इसलिए स्थिति आ रही है। अंकुर, मैं कह रहा हूँ सर, फाइनल सवाल एक कर लीजिए सर, समय भी हो रहा है सर हमें ये निश्चित तौर पे ये हमारा समय जो है बहुत ही कम हो गया है और इसलिए मैं एक आखिरी सवाल डॉक्टर रेणु जैनर से पूछना चाहता हूं कि बच्चों के स्कूल बंद है, बहुत चिंताएं हैं, आपने कि बच्चों को बहुत कम खतरा है, लेकिन हाई स्कूल खुलने चाहिए। लोग कहते हैं कि 18 साल तक के जो बच्चे हैं वो बिल्कुल सेफ हैं, उनको कुछ नहीं होगा। अभी आपने बताया कि उसके साथ कि स्कूल खोलेंगे तो उनके बीच स्प्रेड होगा क्या? स्प्रेड होगा तो बड़ी समस्या आ जाएगी क्या? ये सारे देखिए, बच्चे, जैसे मैंने पहले कहा, बच्चों में रिस्क बहुत कम है, मतलब इन्फेक्शन का रिस्क तो है, बट उस इन्फेक्शन से उनको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़े उसका रिस्क मिनिमल है। तो और वो अंडर 10 में और भी कम है। तो टीनेजर्स में थोड़ा ज्यादा है, बिकॉज टीनेजर्स क्या, वो डिस्टेंस मेंटेन नहीं करेंगे, वो सुनते नहीं है। और सीनियर स्कूल में क्या, कभी एक क्लास यहाँ हुई, एक क्लास कहीं हुई, और फिर वो बाहर मिलेंगे होमवर्क में, उसकी वजह से टीनेजर्स में रिस्क ज्यादा हाई है। पर स्कूल खोलने, देखिए, फेस टू फेस इज ऑलवेज बेटर देन ऑनलाइन, देयर इज नो डाउट इन दैट, बिकॉज टीचिंग जो होती है, इट इज जस्ट नॉट कि ऑनलाइन क्लास हो गई, उसका बच्चे की सोशल इमोशनल ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप होलिस्टिक ग्रोथ बच्चे की चाहते हैं तो एकेडमी तो एक पार्ट हुआ, बट बाकी उसकी सोशल इमोशनल बिहेवियरल ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके लिए अगर आपने स्कूल नहीं खोला तो उसमें वो बच्चा पिछड़ जाएगा, उसमें एंजाइटी होने लगेगी, पीयर प्रेशर की चीजें उससे, तो उसमें आप खोलिए। लेकिन एक तो जो टीचर्स वल्नरेबल हैं या जो बच्चे वल्नरेबल हैं, क्योंकि कई टीचर्स एल्डरली हैं, उन बच्चों से उनको होके वो बीमार हो सकती हैं, तो उनको प्रोटेक्ट कीजिए और स्कूल खोलिए, लेकिन जितना सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर सकते हैं कीजिए। यहाँ पे यूके में हमने क्या फेस्ड उसमें खोला है, प्राइमरी स्कूल पहले खोला है और उसमें भी हमने कुछ हिस्सों में खोला, भी यूनिवर्सिटी भी सितंबर में खुल रही है, उसमें भी जैसे इकट्ठे एंटर करेंगे बच्चे यूनिवर्सिटी, उसको हमने मिनिमाइज करके कुछ बच्चे पहले आएंगे, कुछ एक हफ्ते बाद आएंगे, कुछ एक हफ्ते, इस तरह से क्या मिनिमाइज कर रहे हैं कम्युनिटी में ट्रांसमिशन का रिस्क। और वही मॉडल हम, जैसे डॉक्टर अशोक सिंह ने कहा कि हम सब इसके बारे में सीख रहे हैं, पर हमें एक दूसरे से सीखने की जरूरत है। और आई थिंक जैसे यूके ने खोलना शुरू किया है और कम्युनिटी ट्रांसमिशन हम नीचे रख सकते हैं, ऐसे ही इंडिया भी नेक्स्ट स्टेप ये यूज कर सकता है, एक बार आप पीक से निकल जाएं तो। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रेणु जैनर। हम इस प्रोग्राम को अब यहीं खत्म करना चाहेंगे क्योंकि हमारे पास बहुत इंटरेस्टिंग बात हो रही थी और बहुत सी
महत्वपूर्ण बात है कि हमारे भारत में जो आईसीएमआर का गाइडलाइन है वो बहुत पुराना हो चुका है, 3-4 महीने पुराना। उसके बाद से कोरोना ने भी बहुत प्रगति की है और कोरोना के इलाज ने भी बहुत प्रगति की है, कोरोना को समझने में भी बहुत प्रगति हुई है और इसलिए आईसीएमआर को एक नया गाइडलाइन इशू करना चाहिए। मैं अब डॉक्टर अशोक सिंह, डॉक्टर राजपूत और डॉक्टर NN राय, आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। इस प्रोग्राम को बस हम यही खत्म करते हैं। नमस्कार। थैंक यू शैलेश जी, थैंक यू। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।